हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस ई व्याख्यान में हम औद्योगिक क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कृषि क्रांति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें ये बताया गया था कि कृषि के क्षेत्र में जो नई नई तकनीक का प्रयोग हुआ, जिनसे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और उसी को कृषि क्रांति नाम दिया गया। और कृषि क्रांति होने के बाद ही औद्योगिक क्रांति सामने आई। बिना कृषि क्रांति के औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो आज हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की, जिसका कि प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो है इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो है इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण थे। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि औद्योगिक क्रांति शब्द से हम क्या समझते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तनों को बदले हुए सोच ने हवा दी। घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। मनुष्य ने शक्ति चालित मशीनों को बनाना शुरू कर दिया। आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस प्रकार औद्योगिक जीवन में प्रारंभ हुए परिवर्तन इतने सशक्त हुए कि उन्हें चिन्हित करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार तंत्र और व्यापार में, उद्योग में जो अप्रत्याशित उत्पादन में वृद्धि हुई, उस आशा से अधिक वृद्धि के कारण ही इसको क्रांति की संज्ञा दी गई है। जैसा कि क्रांति का अर्थ साधारणतः और ही समझा जाता है, पर यहाँ पर क्रांति शब्द का अर्थ उद्योगों के क्षेत्र में जो अप्रत्याशित उत्पादन हुआ, वृद्धि हुई, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, नई नई जो खोजी हुई उद्योग व्यापार के क्षेत्र में, उन सामूहिक कारणों को मिलाकर इसको औद्योगिक क्रांति शब्द दिया गया है। क्रांति के अंतर्गत हुए परिवर्तन इतने व्यापक एवं गहरे थे, गुण एवं दोषों के अनोखे सम्मिश्रण को अपने में छिपाए हुए इतने दुखदायी थे, तथा एक ओर सामाजिक त्राण और दूसरी ओर भौतिक उत्थान के संयोग इतने नाटकीय थे कि ए ब्रीनी ने ए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप नामक जो उनकी पुस्तक है, उसमें उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन उचित ही कहा है। मॉरिस डॉब ने भी स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म में यह स्वीकार किया है कि इस काल में सामाजिक संबंधों एवं उद्योग के ढांचे में परिवर्तन की गति तथा व्यापार एवं उत्पादन की मात्रा इतनी ऊंची थी कि उनका वर्णन करने के लिए क्रांतिकारी शब्द के अतिरिक्त अन्य शब्द उपयुक्त नहीं होगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत तीव्रगामी थी, किंतु इसलिए किया जाता है कि यह परिवर्तन संपन्न होने के बाद अत्यंत आधारभूत थे। इंग्लैंड में सर्वप्रथम इसका जन्म हुआ और धीरे धीरे विश्व के शेष भागों में इसका प्रसार हुआ। 1750 से 1850 ईस्वी की अवधि में इंग्लैंड में लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनकी वजह से
वहाँ उत्पादन की फैक्ट्री पद्धति चालू हो गई। देश में विभिन्न प्रकार की मशीनें बनने लगी, उनको चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया जाने लगा तथा परिवहन के साधनों का विकास होने से देश के आंतरिक व विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था ने नई करवट ली, जिससे उसका स्वरूप ही बदल गया। इतिहासकारों ने इन परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। इतिहासकार G.W. साउथगेट के शब्दों में औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। तो जैसा कि हमने व्याख्यान के आरंभ में ही यह बात कही है कि घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। छोटे छोटे जो उद्योग थे घरों में चलने वाले उत्पादन के लिए, वही उत्पादन अब फैक्ट्री के रूप में होने लगा, कारखानों में होने लगा, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। इसलिए इन सारे परिवर्तनों को एक क्रांति की संज्ञा दी गई है। चूंकि यह सारे परिवर्तन उद्योगों के क्षेत्र में हुए, व्यापार एवं उत्पादन के क्षेत्र में हुए, इसलिए इसको औद्योगिक क्रांति शब्द दिया गया है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन विकास की सतत प्रक्रिया है। अतः यह माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लगातार औद्योगिक क्रांति का सिलसिला अनवरत आज भी जो है अनवरत उत्पादन में वृद्धि और उद्योगों क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उसकी गति आज भी नहीं रुकी है और वह अनवरत जो है चालू है अभी भी। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कई प्रकार के परिवर्तन हुए। उत्पादन संबंधी अनेक कार्य जो पहले हाथ से किए जाते थे, अब वाष्प चालित यंत्रों से किया जाने लगे। यंत्रों या मशीनों को चलाने के लिए जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति तथा कालांतर में विद्युत तथा प्राकृतिक तेल का उपयोग होने लगा। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले गए। कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा और छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बहुत बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। जैसा कि कृषि क्रांति में हमने पढ़ा था कि बाड़ाबंदी या चकबंदी के माध्यम से बड़े बड़े फार्मों में जो है आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कृषि उत्पादन किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति ने समाज में ऐसे परिवर्तन किए जो इंग्लैंड से प्रारंभ होकर निकट भविष्य में समस्त पश्चिमी विश्व के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में गहन परिवर्तन करने वाले थे। इससे ऐसे नवीन समस्याओं का जन्म हुआ जिनसे विश्व समुदाय आज भी उलझा हुआ है। यह कथन रेमेज म्योर का है, जिनके कथन के अनुसार औद्योगिक क्रांति से जो परिवर्तन आया समाज में, देश में और नागरिकों की जीवन शैली में, उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्ष आज हमारे सामने हैं। इस उत्पादन प्रणाली से छोटे छोटे घरेलू उद्योगों का स्थान जो है बड़े बड़े कारखाना और फैक्ट्रियों ने लिया और उसके बाद में कृषि कार्य को छोड़कर उद्योगों की ओर जिन्होंने भी प्रस्थान किया, उन लोगों की उद्योगों के आसपास जो कच्ची बस्तियां बनी, उनकी समस्याएं और उनके स्वास्थ्य की, आवास की, भोजन की कई अन्य समस्याएं हमारे सामने हैं। और इसके दोनों ही पहलू उद्योगों के विकास के आज हम देखते हैं, अच्छे बुरे दोनों पहलू हमारे सामने हैं। इसका फ़ायदा भी हुआ तो इसके कुछ नुकसान भी हमें उठाना पड़ा।
आगे हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही हुआ तो क्यों। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुई। हॉलैंड यूरोपीय देशों में एक ऐसा देश था जहां औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान थी। हॉलैंड के पास पूंजी भी थी, परंतु वह औद्योगिक देश न होकर व्यापारी देश था। हॉलैंड में लोहे और कोयले का अभाव रहा। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी के पूर्व ही वह यूरोपीय युद्धों में उलझकर फ्रांस की विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ। जहाँ तक फ्रांस का प्रश्न है, उसका उद्योग एवं व्यापार इंग्लैंड से बड़ा हुआ था। उसकी जनसंख्या इंग्लैंड की जनसंख्या से 3 गुनी थी तथा उसके पास रेशम, पटसन, कोयला, लोहा, जल शक्ति के प्रचुर साधन थे। फिर भी क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही हुआ। तो इसके पीछे जो कारण रहे उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोहे एवं कोयले की खानें पास पास होना। इंग्लैंड में लोहे की खानें एवं कोयले की खानें पास पास होने से पक्के लोहे का निर्माण अधिक सुविधा से होने लगा। यह सर्वविदित है कि मशीनों के निर्माण हेतु पक्का लोहा आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक विकास संभव हो सका। इतिहासकार H.A.L. फिशर ने लिखा है कि ब्रिटेन को औद्योगिक पूंजीवाद के अग्रणी होने में जिस कारण ने योगदान दिया, उसमें प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता का सर्वाधिक योगदान है। तो प्राकृतिक रूप से समृद्ध इंग्लैंड में कोयला और लोहा, चूँकि लोहा कच्चे माल के रूप में खदानों से निकलता है और उसको शुद्धिकरण के लिए भट्टियों में उसको गलाया जाता है, जिसके लिए कोयले की आवश्यकता होती है। तो दोनों की खानें पास पास थी। इस वजह से इन उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। तो यह प्राकृतिक संपदा जो है इंग्लैंड में विद्यमान थी, जिसका उनको लाभ मिला। इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड ने विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उपनिवेशों की आड़ में दौड़ में फ्रांस सहित अन्य साम्राज्य इससे पीछे रह गए थे। उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल एवं नवीन बाजार उपलब्ध हुए। भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो उत्पादित माल को खपाने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। वहाँ से उत्पादित माल को उन उपनिवेशों में बेचा जाता था। तो उसके पास बाजार जो है ऑलरेडी था, जहाँ पर उस माल की खपत होकर वह लाभ कमा सके। तो इस प्रकार से इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य बहुत समृद्ध था, संख्या थी, बहुत बड़ा था, इसलिए उसको व्यापार आसानी से हो सका। इंग्लैंड का मुक्त समाज। इंग्लैंड में कृषि दासता तथा श्रेणी व्यवस्था फ्रांस व अन्य देशों की अपेक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का इतना पतन हो चुका था कि वहाँ व्यापार एवं उद्योग में नया प्रयोग संभव नहीं था। इसके विपरीत इंग्लैंड में व्यापार एवं उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण था। इंग्लैंड के अपेक्षाकृत मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बल मिला। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। पहले की तरह प्रत्येक परिवर्तन के लिए शासक अथवा सामंत की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इस प्रकार से इंग्लैंड के मुक्त समाज ने इस परिवर्तन का स्वागत किया और औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी इंग्लैंड के मुक्त समाज के माध्यम से। अगला जो कारण है वह है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग होने के बाद और जमींदार भेड़ों को पालना का काम करने लगे, तो बहुत से अंग्रेज कस्बों में जा बसे। वहाँ वे कपड़ा बुनने,
जूता बनाने, लकड़ी पर नक्काशी करने और हस्तकौशल के अन्य कई पेशों में लग गए। जब औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई तब ये लोग नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। ये स्वतंत्र लोग थे और जैसे जैसे मजदूरों की मांग होती, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते थे। तो इस प्रकार के अर्धकुशल नागरिकों की उपलब्धता भी एक बड़ा कारण रहा है। नेक्स्ट जो रीजन है वह है फ्रांसीसी क्रांति व युद्ध। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को न केवल अपने सैनिकों की अपितु अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ा। इसके लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना आवश्यक हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड में बेकारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और इस बेरोजगारी को दूर करने का एकमात्र उपाय था उद्योग धंधों का विकास, जिससे उनको रोजगार दिया जा सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला जो कारण है वह है इंग्लैंड में शांति एवं व्यवस्था। जब यूरोप के अन्य देश गृह युद्धों तथा भारी आक्रमणों से आतंकित रहे तो ब्रिटेन को राजनीतिक स्थिरता एवं शांति में व्यापार तथा उद्योग के विकास का अवसर मिला। यद्यपि ब्रिटेन को 18वीं शताब्दी में कई युद्धों में भाग लेना पड़ा, पर इंग्लैंड की भूमि पर यह युद्ध न लड़े जाने से औद्योगिक विकास को बल मिला। लेखिका नोबल्स के अनुसार ब्रिटेन की राजनीतिक सुरक्षा इतनी अच्छी थी कि लोग बड़े उद्योगों में आवश्यक पूंजी लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। यह सीधा सा नियम है व्यापार का कि जहाँ पर शांति एवं व्यवस्था है, स्थिरता है, वहीं पर निवेश किया जाता है, जिससे कि अधिक लाभ कमाने की पूरी गारंटी हो। तो इस प्रकार का वातावरण इंग्लैंड में था जिसका उनको लाभ मिला। पूंजी की उपलब्धता भी एक बड़ा कारण है। इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखानों में लगाने के लिए पूंजी थी। वाणिज्यवाद के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में धन इंग्लैंड में जमा हो गया था। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत तथा अन्य उपनिवेशों से असामान्य लाभ कमाकर धन एकत्रित किया हुआ था। आर्थिक इतिहासकार रजनी पामदत्त ने आज का भारत में उन्होंने लिखा है कि यदि पलासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख न हुई होती तो मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती तथा जेम्स वाट ओर्कराइट का वाटर फ्रेम, कार्टराइट का पावर लूम जो कि भाप से चलता था और क्रॉम्पटन जिससे कि एक साथ धागा व कपड़े बनाने की मशीन थी जैसे आविष्कारक और उनके आविष्कार समुद्र में फेंक दिए जाते। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत से धन संपदा इंग्लैंड पहुंची और जिससे यहाँ के उद्योग धंधों का विकास हुआ, क्योंकि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें नवाब की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई, जिसके बाद में भारत में स्थायी रूप से इन्होंने व्यापार की ओर अपने कदम बढ़ाए। भारत की लूट ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए प्रमुख रूप से उत्प्रेरक का कार्य किया। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि पूंजी की उपलब्धता से वहाँ के उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला। एक अमेरिकी लेखक बुक एडम्स ने भी बंगाल से प्राप्त लूट का सीधा संबंध इंग्लैंड के औद्योगिक विकास से जोड़ा है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक विकास या औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारत की धन संपदा को यहाँ से लूटकर वहाँ ले जाया गया और उसी धन संपदा से वहाँ के उद्योग धंधों को गति मिली, विकास हुआ। अगला जो कारण है वह है काली मृत्यु।
18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में एक भयंकर महामारी काली मृत्यु का प्रकोप हुआ, जिसमें लाखों लोगों के प्राण ले लिए। यह एक महामारी थी। जैसे कि चूहों से प्लेग नामक जो बीमारी फैलती है, वैसे ही यह काली मृत्यु नाम की एक महामारी का प्रकोप हुआ। जैसा कि अभी कोरोना का कहर वर्तमान में चल रहा है कोविड-19 की वजह से, इसी तरीके की यह महामारी थी उस समय 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में। इस महामारी के फलस्वरूप इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की अत्यधिक कमी हो गई। हजारों किसान गांव छोड़कर मजदूरी की तलाश में शहरों में जाने लगे। इससे नगरों में मजदूरों की संख्या बढ़ गई। ये लोग अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न काम धंधे करने लगे। फलस्वरूप शहरों में उद्योगों पर श्रेणी व्यवस्था का नियंत्रण ढीला हो गया। इस परिस्थिति का लाभ नए प्रशिक्षित कारीगरों ने उठाया। उन्होंने अपने स्वतंत्र उद्योग स्थापित करने शुरू कर दिए। तो यह भी एक बड़ा कारण रहा है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति का विशेष महत्व रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक तरफ तो यह शेष संसार से पृथक रहा और दूसरी ओर संसार के निकट संपर्क में भी रहा। इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा, इसलिए वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण भी वहाँ के उद्योग एवं व्यापार को अत्यधिक गति मिली, सुरक्षा मिली। कृषि क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के पीछे यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इंग्लैंड में कृषि क्रांति का आरंभ औद्योगिक क्रांति से पूर्व ही हो चुका था। कृषि में हुए परिवर्तनों का परिणाम अधिक उत्पादन के रूप में सामने आया। अब बड़े पैमाने पर कृषि करना संभव हुआ, परंतु इससे अधिक उत्पादन तथा बाड़ाबंदी आंदोलनों से छोटी भूमि के कई किसान बेकार हो गए। वे गांवों को छोड़कर नगरों में आ गए। इससे कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की कमी की समस्या का समाधान हो गया। यंत्रों के मालिकों को सस्ते दामों पर मजदूर उपलब्ध होने लगे और चूँकि मजदूरों की भी यह मजबूरी थी कि उनको अपने जीवन यापन करने के लिए कहीं न कहीं काम धंधे में या रोजगार में उनको लगना ही था, और उस समय यंत्रों के या उद्योग धंधों के स्थापित करने वाले जो मालिक थे उनको भी इनकी आवश्यकता थी। तो दोनों को पूर्ति एक दूसरे से हुई और इस कृषि क्रांति के फलस्वरूप जो कृषक मजदूर गांव से शहरों की ओर लौटे, वो सीधे उद्योग धंधों में व्यस्त हो गए या उनमें समाहित हो गए और उद्योगों के विकास को गति मिली। तो इस प्रकार से आज की इस व्याख्यान में हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ, उत्पादन बढ़ा, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, मशीनों का प्रयोग किया गया, घरेलू कारखाना पद्धति को छोड़कर, घरेलू उत्पादन प्रणाली को छोड़कर कारखाना पद्धति को बढ़ावा मिला और उसी को, इन सामूहिक परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। और औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, इसके कारण हमने पढ़े, जिसमें महत्वपूर्ण है कि लोहे एवं कोयले की खानें पास पास होना, और यह प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड में विद्यमान थी। इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, जिससे उत्पादित माल को उन बाजारों में या उन उपनिवेशों में बेचा जा सका या खपाया जा सका। इंग्लैंड का मुक्त समाज ने, यहाँ के मुक्त समाज ने जो है व्यापार को बढ़ावा दिया। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति व युद्ध, इंग्लैंड में शांति एवं व्यवस्था, जो कि व्यापार एवं उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं, यह वहाँ पर ऑलरेडी विद्यमान था। पूंजी की उपलब्धता, जिसमें हमने पढ़ा कि भारत से जो भी धन या लाभ कमाकर वहाँ पर ले जाया जाता था, उन्हीं धन से पूंजी लगाकर जो है उद्योगों को गति मिली। काली मृत्यु के प्रकोप से और इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, चारों ओर से पानी से घिरा होने के कारण तथा कृषि क्रांति होने से
जो मजदूर गांवों को छोड़कर शहरों में आ बसे, उन्होंने उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया या उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार रोजगार मिला, और उन उद्योग स्थापित करने वाले मिल मालिकों को भी अर्धकुशल कारीगरों के रूप में इनकी उपलब्धता ने उत्पादन की गति को बढ़ाया। थैंक यू।